अजय और उसके पिता डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हुए टेबल पर खाना लगने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अजय की दूसरी पत्नी प्रिया खाना लेकर आई, वैसे ही अजय के पिताजी गुस्से में बोले, बहू, काम करने में तुम बहुत ढीली हो। देखो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें समय से खाना चाहिए होता है। देखो, आज तुमने खाना परोसने में आधे घंटे की देरी कर दी है। अरे, अजय की पहली पत्नी कविता तो हर काम समय से पूरा कर दिया करती थी। अजय भी पिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ा, और नहीं तो क्या, कविता की बराबरी तुम क्या करोगी। यह सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी शादी को 4 महीने हो चुके थे, और इन 4 महीनों में उसने हजारों बार अजय की पहली पत्नी कविता का नाम सुन लिया था। हर एक काम में उसकी तुलना कविता से कर दी जाती थी, और वह हर काम परफेक्ट करने की कोशिश में जी जान लगा देती थी। लेकिन फिर भी उसके पति और ससुर जी उसके हर काम में कमियां निकाल ही देते थे। प्रिया को क्या पता कि वैसे तो फिलहाल कविता की बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन जब तक कविता जीवित थी, तब तक अजय और उसके पिता ने मिलकर उसे भी खूब प्रताड़ित किया था। और इसी चक्कर में तो वो बेचारी असमय ही काल के गाल में समा गई थी। और फिर अजय ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए और घर के काम संभालने के लिए प्रिया से शादी कर ली थी। प्रिया के माता पिता आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते को झट से स्वीकार कर लिया था। जब से प्रिया इस घर में आई थी, तब से ही अजय का दोहरा रूप देख रही थी। अकेले में बेडरूम में वह उससे खूब प्यार जताता था, लेकिन उसके अलावा हर काम में कमियां निकालना, छोटी छोटी गलतियों पर उस पर हाथ उठाना, अपने पिता के भड़काने पर उससे झगड़ना करना, यह उसके व्यक्तित्व का एक और रूप था। प्रिया सोचती थी कि अभी तो शुरुआत है, मैं हर काम में निपुण हो जाऊंगी तो शायद यह सब होना बंद हो जाएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस कविता से उसकी तुलना की जा रही थी, वह हर एक काम में परफेक्ट होने के बावजूद कभी भी इस घर में चैन की सांस कहाँ ले पाई थी। अब जिन लोगों को बहू को प्रताड़ित करना होता है, उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है। अजय अपनी पहली पत्नी को खोकर भी यह बात नहीं समझ पाया था कि किसी और की बेटी के साथ ऐसी हरकत करने से उसकी जान पर भी बनाती है। अपने पिता के सामने उसने कभी भी अपने पिता को गलत करने से नहीं रोका, और हमेशा उनके भड़काने पर अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट करता रह गया। और आज भी वो वही कर रहा था। उसे तो बस अपनी जरूरतें पूरी होने से मतलब था। वह किसी की जान की कीमत समझता भी कैसे। वह सोचता था कि औरतें एक बेजुबान वस्तु की तरह होती हैं, जो कोई विरोध नहीं कर सकती, बस इस्तेमाल हो सकती हैं। ऊपर से उसके पिताजी भी ऐसे ही थे। वह बस घर की बहू पर अपना हुक्म चलाना जानते थे। वह रोब झाड़ने के लिए अपना रौद्र रूप दिखाना जानते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा जब भर जाता है, तब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसी बीच प्रिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा कि अब शायद उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, मगर उसके पति और ससुर के दुर्व्यवहार में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। एक दिन प्रिया छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। उसकी पड़ोसन की नजर जब उस पर पड़ी, तो उसे प्रिया पर बड़ी दया आ गई, क्योंकि प्रिया की आंखों के किनारे पर गहरे लाल रंग के निशान थे, मानो किसी ने उसकी खूब पिटाई की हो। उसकी पड़ोसन ने इधर उधर देखा और प्रिया को हाथ के इशारे से अपने करीब आने के लिए कहा। प्रिया धीमे कदमों से चलती हुई उसकी छत के पास पहुंची। पड़ोसन बोल पड़ी, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस मजबूरी में यह सब सह रही हो, लेकिन अजय की पहली पत्नी कविता भी तुम्हारी तरह ही हर रोज प्रताड़ित होती थी, खूब मार खाती थी, गालियां सुनती थी, और यही दुनिया से चली गई। इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत गलत हो जाए, तुम संभल जाओ। यह लोग ऐसे ही हैं, तुम चाहे इनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई, और प्रिया सन रह गई। जिस कविता की बात बात में तारीफ की जाती थी, उसकी दुर्गति सुनकर उसकी आंखों से पीड़ा के मारे आंसू बहने लगे। आज वह समझ चुकी थी कि अजय और उसके पिताजी कैसे इंसान हैं। पहले तो उसे लगता था कि वह परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसे यह सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिस कविता के परफेक्ट होने की दुहाई दी जाती है,
उसकी भी तो उन्होंने दुर्दशा ही की थी। तभी नीचे से उसके ससुर जी की आवाज आई, अरे बहू, कहाँ टाइम पास कर रही हो? जरा नीचे आओ, मेरे लिए थोड़े पकोड़े बना दो, मुझे भूख लगी है। अभी अभी प्रिया ने उन्हें दोपहर का खाना दिया था, लेकिन अब ससुर जी की फरमाइश कर रहे थे तो चुपचाप रसोई में जाकर पकोड़े तलने लगी। थोड़ी देर के बाद जब वह पकोड़े लेकर अपने ससुर जी के पास पहुंची तो उसके ससुर ने खुश होकर पकोड़े खाना शुरू कर दिया। लेकिन पकोड़े खाते ही वह जोर से चिल्लाए, अरे, ये कैसे बेस्वाद पकोड़े बना दिए तुमने? इसमें तो जरा भी मिर्च मसाला नहीं लग रहा है। प्रिया बोली, नहीं तो। उसके ससुर जी ने पास में पड़ा हुआ गिलास का पानी उठाकर उस पानी उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, एक तो गलती करती है, ऊपर से कोई जवाब भी नहीं देती है। अरे, यह राशन मुफ्त में आता है क्या? तू कैसा भी घटिया खाना बनाकर राशन बर्बाद कर रही है। तू जानबूझकर ऐसा कर रही है ना, ताकि मैं आगे से तुझसे कोई फरमाइश ना करूं। अरे, तुझसे अच्छी तो कविता थी, वो हर काम में कितनी परफेक्ट थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, पापा जी, कविता क्या थी और उसके साथ आप लोगों ने कितना अच्छा वक्त बिताया है, यह आप लोगों को ही अच्छे से पता होगा। लेकिन अपने बारे में मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं अपनी तरफ से हर काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। और अगर मुझसे थोड़ा बहुत काम में गलतियां हो भी जाए तो आप कृपया करके मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार दोबारा ना करिएगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। अपने कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, पता नहीं लोगों की इंसानियत कहाँ चली जाती है। बहू के साथ व्यवहार करते समय यह क्यों भूल जाते हैं कि वह इस घर की बहू ही नहीं बल्कि एक इंसान भी है। उसका खुद का एक आत्मसम्मान भी है। वैसे भी वह घर में फंस चुकी थी, जहाँ ना पति उसके सुनने वाला था और ना कोई और। शाम को जब अजय घर आया तो उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दोपहर वाली बात बताते हुए खूब नमक मिर्च लगाकर बहू के खिलाफ भड़का दिया। अजय रसोई में गया और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगा, मेरे पिताजी से आगे से तुम ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना। वो घर के बड़े हैं और उनका भी एक सम्मान है। प्रिया धीरे से बोली, सम्मान तो हर किसी का होता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। मैंने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी थी कि मेरे ऊपर पानी फेंका जाए। ससुर जी को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। इतना सुनना था कि अजय ने उसे दो तमाचे जड़ दिए और बोला, अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी खुलने लगी है। चुपचाप मुंह बंद करके पड़ी रह, वरना घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा तुझे। तूने कभी भी मेरे पिता के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे कभी प्यार नहीं दूंगा। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, थोड़ा प्यार मुझे चाहिए भी नहीं जो अपने स्वाभिमान को कुचल कर मिले। अजय अपने कमरे में चला गया। प्रिया ने खाना बनाया। उसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन पहले उसने अपने पति और ससुर जी को खाना परोसकर दे दिया। खाना खाते हुए भी उसके ससुर जी ने खाने में दो चार कमियां निकाली, लेकिन प्रिया अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले, उसे यह सब सुनना ही पड़ेगा। अजय भी उसे ताने मार रहा था कि बस तुम्हारी जुबान चलती है, लेकिन कोई काम ठीक से नहीं होता है। उन दोनों ने खाना खा लिया तो प्रिया भी अपनी खाने की थाली लेकर बैठ गई। तभी उसके ससुर जी अजय से बोले, बेटा, आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अब इसे खाने के लिए नहीं मिलेगा ना, तब इसकी जुबान पर लगाम लगेगा। वैसे भी ये प्रेग्नेंट है ना, तो जब खाने को नहीं मिलेगा तब इसे इसकी औकात समझ में आएगी। इसे भूखे रखने से इसका दिमाग कम चलेगा, क्योंकि आजकल इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। यह बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। बेटा, इतना कहकर उसके ससुर जी ने खाने की थाली उसके आगे से खींच लिया और उसके पति ने भी पिता की बातों में आकर तुरंत ही उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया और बोला, एक तो तू मेरे पापा के खिलाफ आवाज उठाती है और दूसरे तू मेरी कमाई से खाना भी खाना चाहती है। अगर तुझे इस घर में खाना चाहिए ना, तो हम तुझे जैसे रखेंगे तुझे उसी हाल में रहना होगा। प्रिया उठ खड़ी हुई और खाने की थाली को दोबारा अपने आगे रखते हुए बोली, मैं इस घर की बहू हूँ और इस अधिकार से मुझे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे घर में तुम्हारा ही अंश है। वैसे तो देखा जाए तो मैं भी तुम्हारी ही हूँ, लेकिन तुम कभी मुझे अपना समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम तो मुझे
बस अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना ही जानते हो। उसके ससुर जी गुस्से में बोले, देखा अजय, कैसे इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। इतना कहकर उन्होंने दोबारा से उसकी थाली उसके आगे से खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने वो थाली जोर से पकड़ रखी थी। अपनी बहू की हरकत को देखकर अजय के पिता ने उसे जोर के धक्का दे दिया और वह दीवार से जा टकराई और फर्श पर पेट के बल गिर पड़ी। उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। वह दर्द के मारे तड़पने लगी, लेकिन अजय और उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया ने किसी तरह हिम्मत करके अपना फोन उठाया और तुरंत किसी को फोन लगा दिया। फोन पर बात करते करते उसके होश खोने लगे थे और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में थी। बगल में ही उसका पति अजय बैठा हुआ था। उसे होश में आते देखकर वह बोल पड़ा, अरे प्रिया, कैसी हो तुम? मैं तो घबरा ही गया था। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। प्रिया की आंखों में दर्द और बढ़ गया। उसे सब कुछ याद आ गया था कि अजय और उसके पिता ने उसके साथ क्या किया, जिसके कारण उसकी ये दशा हो गई। तभी नर्स आई तो प्रिया पूछ बैठी, नर्स, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? नर्स ने अफसोस भरे कहा, सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। यह सुनते ही प्रिया जड़ से रह गई। आज अपने पति और ससुर जी के कारण उसने अपने अजन्मे अंश को भी खो दिया था। उसका मन पीड़ा के मारे छटपटाने लगा। अजय ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिया, तुम्हें पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार मुझसे कहती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाता। अब देखो पुलिस आ गई है, तो तुम कोई ऐसा वैसा बयान मत देना। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे पिता भी तुम्हारे पिता के समान ही है। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम दोबारा से माँ बनोगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस इस बार तुम हमारा साथ दे दो। प्रिया प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। तब इंस्पेक्टर साहब कमरे के भीतर आ गए और उन्होंने अजय को बाहर जाने के लिए कहा। अजय कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, यह सीढ़ियों से गिर गई थी। पता नहीं कि उसने आपको फोन लगा दिया। शायद ये मुझे फोन लगाना चाहती होगी, लेकिन गलती से आपको फोन लग गया होगा। इंस्पेक्टर ने अजय को कठोर नजरों से घूरते हुए कहा, अब प्रिया जी को होश आ चुका है। अभी अपना बयान खुद दे सकती हैं। आपको किसी की तरफ से कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल कमरे से बाहर जाइए। अजय के कमरे से बाहर जाते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी और उसने रोते रोते अपने ससुर और पति के द्वारा किए हुए हर एक अत्याचार के बारे में इंस्पेक्टर साहब को बता दिया। उसके बयान के आधार पर अजय और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रिया की जिंदगी के संघर्ष थोड़े बढ़ गए थे, लेकिन रोज रोज की प्रताड़ना से यह संघर्ष भरी जिंदगी ही बेहतर थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।